हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और इस चैप्टर में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वह वीडियो एक ही मतलब अलग अलग पार्ट में था। और आज का जो वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो मैं बताऊंगा एक ही वीडियो में होगा। थोड़ी सी लंबी हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो देखकर अब अच्छे खासा नंबर आते हैं इसमें। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो पहला चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट था, उसके बाद यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं बोल दूं, अगर आप फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ जाकर पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और ये जो मैं बता दूं, ये जो चैप्टर 3 चैप्टर जो है अभी, एक फर्स्ट चैप्टर जो मैंने हड़प्पा समझा था, और ये जो राजा, किसान और नगर, और दूसरा चैप्टर जो, और एक तीसरा चैप्टर आएंगे। तो ये इसका जो डेट है, मतलब इसका जो टाइम है, ये तीनों से मैचिंग है। मतलब कि एक पार्ट में तो नहीं क्लियर कर सका, तो इसलिए 3 पार्ट बना दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हम लोग का ये पार्ट थोड़ी सी वीडियो लंबा है, क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। देखिए, स्टार्ट करने से पहले तो इसमें कुछ राजा के बारे में जानकारी है। जैसा कि आपको चैप्टर से नाम से पता चल रहा है, राजा, किसान और नगर। तो जैसा नाम है वैसा काम भी है। ठीक है, वहाँ का राजा के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ का किसान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि हालाती जीवन के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि कैसे थे, मतलब कि कर कैसे रहे थे, वहाँ के थे कैसे, ये पढ़ेंगे। और जो इसके बाद जो आने वाले चैप्टर होंगे उसमें पढ़ेंगे उसका यानी कि रोज का काम धंधा, मतलब समझ सकते हैं आप, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो मतलब खोज हुआ, उसके बाद वहाँ का विकासशील हुआ, यह चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में विकास हुआ कैसे हुआ, तो ही पढ़ेंगे। तो और चैप्टर 3 में उसका मतलब रहन सहन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो कि इसी से पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजा, किसान और नगर, चैप्टर नाम से पता चल गया ना। तो इसमें वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता के माने समझते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो मतलब कि वैदिक सभ्यता की जो टाइम है, वो जब वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। कब वैदिक सभ्यता कब तक चली थी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। वैदिक काल ही चारों वेदों की रचना हुई है। जो 4 वेद हैं, अभी तो बताऊंगा मैं चार कौन कौन वेद हैं। 4 वेदों की रचना हुई है। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया। इस समय नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, महाजनपद आए और उस समय नया नगरों का विकास हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे। और देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 4 वेद थे। कितना वेदों की संख्या कितनी थी? 4 थी। मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वैसे तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बोलेगा तो इसी यही रहेगा इसका ऑप्शन में। ठीक है, अक्सर रहते हैं और रहेंगे भी शायद। ठीक है, ऋग्वेद, और ये आयुर्वेद, और ये राम वेद, और ये अर्थ वेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। ये सबको आपको याद कर लेना है, हर मतलब किसी भी क्वेश्चन पर याद करना है, क्योंकि पूछेंगे आंसर। ठीक है, पूछते हैं और हर बार पूछेंगे, और इस बार भी पूछ सकते हैं, गारंटी तो है नहीं, इसलिए याद करना जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। और बोला जा रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, मैं साथ साथ बताते जाऊंगा। वैसे तो शॉर्ट लॉन्ग इसका आ जाएंगे, कोई टेंशन की कोई बात है नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप उसे जरूर देखेंगे। और आगे बोला जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनीय काल, मतलब कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, एक परिवर्तनीय काल था, यानी कि परिवर्तन हुआ, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, ग्रामीण भारतीय इतिहास की 6ठी सदी ईसा पूर्व एक अहम बदलावकारी काल मानते हैं, यानी कि बदलावकारी काल मानते हैं, यानी कि वहाँ का जो रहन, मतलब कि वहाँ का स्थिति जो था पहले के जैसा से सुधर गया था, मतलब अलग हो गया था, अब ऐसे बोल सकते हैं, यानी अच्छा हो गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस कारण आरंभिक राज्यों का व नगरों का विकास हुआ। लोहे का, देखिए, मतलब कि राज्यों का, आरंभिक राज्यों का विकास हुआ, नगरों का। ठीक है, और इसमें क्या, लोहे के बढ़ने प्रयोग के और सिक्के की प्रचलन, सिक्का समझ सकते, पैसा। ठीक है, उसका चलन से, और यह लोहा। देखिए, पहला चैप्टर में तो हम लोग लोहा का, हड़प्पा सभ्यता में लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे ही चैप्टर 2 में आए, हम लोग का यहाँ लोहा का ज्ञान प्राप्त मिलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में लोहा मिल जाते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को मतलब विकासशील हुआ।
अगर मैं आपको शुरू ऐसे पढ़ाते चलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसको मैं बताऊँगा, टेंशन करने का कोई बात है नहीं, ठीक है। इसी समय में मतलब इसी समय में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न और भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। यानी कि इसी समय बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का क्या हुआ था, विकास हुआ था, ऐसे बोला जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्रारंभिक ग्रंथों में से महाजनपद नाम से क्या है, महाजनपद नाम से, एक सेकंड पहले ऊपर करते हैं, 16 राज्यों का, एक सेकंड, 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। यानी कि महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। और आगे बोला जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि, क्या बोला जा रहा है, कृषि के लिए परिवर्तनीय काल माना गया है। मतलब कृषि के लिए परिवर्तनीय काल माना गया है। इस काल में से मतलब इस काल में लोहे के, मतलब लोहे समझते हैं, लोहे तो उसमें ओबियसली आप लोग जानते ही होंगे, जो हर एक मेटल का जो बना होता है लोहे होता है, ठीक है। लोहे के हल का प्रयोग हुआ जिसमें कठोर जमीन को जोतना आसान हुआ। और इस काल में धान के पौधे का रोपा जो लगाते हैं खेत में, ठीक है, शुरू हुआ। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। देखिए ये हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैं बताता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। देखिए जैसे ही चैप्टर 2 में आते हैं लोहा का, पहले तो आप समझिए लोहा का विकास हुआ। जैसे ही लोहा का विकास होने के बाद, ठीक है, जैसे लोहा का विकास हुआ तो पहले का मतलब कि जब लोहा नहीं था उस समय हल का प्रयोग करते थे। तो मतलब कि लकड़ी का मन हल करेंगे तो कितना ज़्यादा अंदर तो जाएंगे नहीं, तो उससे फसल तो मतलब खेत तो ज़्यादा खुदा जाएगा नहीं। तो जब फसल जब कम खुदा जाएगा तो नाइट्रोजन जो गैस होता है वो मतलब ज़मीन में कम गिरेंगे, तो उससे फसल कम होंगे। तो लेकिन जैसे ही तो वो तो हो गया मतलब फिजिक्स के बाद, केमिस्ट्री के बाद, हटाइए वो सब, साइंस के बाद। तो जैसे ही लोहा का विकास हुआ ना, तो जमीन में ज़्यादा हल जाने लगा, तो ज़्यादा फसल भी होने लगा क्योंकि ज़्यादा उपज बढ़ने लगा। बस यही बात बोला जा रहा है, जैसे बताया तो वैसे ही सेम टू सेम है, ठीक है। तो लोहा का बढ़ने से कई ज़्यादा फायदा हो गया, किसको, किसानों को, ठीक है। और आगे बोला अब पढ़ने वाले हैं महाजनपद और जनपद और मतलब जनपद और महाजनपद। देखिए जनपद छोटा हो गया और महाजनपद बड़ा हो गया, ये तो ओबियसली आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए जनपद छोटे को कहते हैं और महाजनपद बड़े को कहते हैं। जैसे कि जनपद में 10 मान लीजिए, अब मान लीजिए कि 10 जनपद है, मतलब उसमें एक पावरफुल जनपद हो सकते हैं, उसी को कहते हैं महाजनपद, ठीक है। देखिए आगे बोला जाएगा ऋग्वेदिक, वही अब 4, कितने वेदों की संख्या कितनी है, 4। तो पहले क्या बोला है, ऋग्वेदिक युग में राज्यों को मतलब कि जिन कहा जाता था, ठीक है, जिन कहा जाता था। तथा उत्तर वैदिक युग में राज्यों को जनपद कहा जाता था। उत्तर वैदिक युग में क्या कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे। और आगे बोला जा रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6वीं ईसा पूर्व से पहले की बात बोला है, ठीक है। देश के राजनीतिक मतलब देश की जो राजनीति क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व, क्या बोला, अस्तित्व दिखाई देता था, उन्होंने महाजनपद की संज्ञा दी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब थोड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन उठा के देंगे आपको। आगे बोला जा रहा है कि इस समय के विभिन्न महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर, ठीक है, अगुंतर निकाय एवं जैन धर्म के ग्रंथ भगवतिक सूत्र, क्या बोला, भगवतिक सूत्र एवं हुआ, ठीक है। और इसमें मतलब कि अगुंतर निकाय की सूची को अधिक, क्या बोला, अधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणित माना गया है, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है कि बौद्ध, ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 मतलब कि 16, ठीक है, ये इसको कहते हैं 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। हालांकि महाजनपद के नाम की तालिका इस ग्रंथ में, ठीक है, एक बराबर, यहाँ टाइपिंग में से थोड़ा सा अलग करना था, एक बराबर नहीं है, किंतु वज्जी, मगध, कोशक, गुरु और क्या बोला है, पांचालाल और क्या बोला, गंगाधर एवं, ठीक है, अवंती, ये सबको याद रखेंगे, नाम रखेंगे याद, ठीक है।
ये सब महाजनपद हो गया। और आगे मतलब कि जैसे नाम अवसर मिलते हैं, इस मतलब इससे स्पष्ट है कि ठीक है उक्त महाजनपद सबसे अहम महाजनपदों में से गिने जाते थे। ठीक है, ये सब जो नाम जो देखे ना आप, ये सब महाजनपद तो है लेकिन गिने चुने महाजनपद है, जो कि नाम ही महाजनपद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? हाँ, होना भी चाहिए। आगे बोला जा रहा है कि अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन था। मतलब कि अधिकांश महाजनपद पर जो राजा का जो शासन था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। बोला कि लेकिन गण और संघ के नाम के राज्यों मतलब कि राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था, मतलब शासन करता था। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है कि हर जनपद की राजधानी होती थी, जिसे किले से घेरा हो जाता था। यानी जिसे मतलब राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा हो जाता था। और किले बंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और क्या बोला जा रहा है कि नौकरशाही के लिए अधिक धन जरूरी थी, मतलब की जरूरत थी। और आगे बोला जा रहा है कि शासक किसानों और व्यापारियों से कर वसूली होते थे। मतलब कर जो मतलब कि टैक्स लेते थे। और ऐसा हो सकता था कि पड़ोसी राज्यों को लूटकर धन इकट्ठा किया जाता हो। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जाए कि धीरे धीरे कुछ राज्यों अस्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे। धीरे धीरे जो लोग थे यानी कि पैसा जो बढ़ने लगा, मतलब कि फसल उपजेंगे तो पैसा तो होंगे ना, तो धीरे धीरे वो लोग क्या क्या रखने लगे, नौकर वगैरह सब रखने लगे। और एक बात मैं बोल देता हूँ कि जो राज्य सबसे शक्तिशाली होते हैं वो दूसरे को लूट कर अपने और भी शक्तिशाली बन जाते हैं, तब वो क्या रखते थे, नौकरशाही बढ़ाते हैं। और आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि गण एवं संघ, अभी भी पढ़े ना आगे में, उसमें तो समझ में नहीं आएगा। अब पढ़ेंगे कि गण और एवं संघ का माने क्या है। तो देखिए, गण और संघ, गण का माने होता है कि वो वाला बंदूक नहीं समझ रहा। ठीक है, गण का माने होता है कि शब्द का प्रयोग कई दस्यु मतलब कि सदस्य, ठीक है, सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। गण का माने होता है कि कई प्रयोग, मतलब गण का जो प्रयोग होते हैं सदस्यों वाली मतलब कि समूह में किया जाता था। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। और आगे बोला जा रहा है कि संघ मतलब ये नहीं कि तुम मेरा साथ चलो, वो वाला संघ की बात नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हालांकि आप समझ सकते हैं। देखिए आगे बोला जा रहा है कि संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था। अगर संघ का प्रयोग होंगे तो संगठन या सभा के लिए, यानी कि जो 4 लोग बैठते हैं, 4 लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं। और आगे बोला जा रहा है कि गण या संघ में कई शासक होते थे। गण और संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ मतलब शासन करते थे। और क्या बोला जा रहा है, सभाओं में वाद विवाद के जरिए निर्णय लिया जाता था कि गणों की सभाओं में स्त्रियों दशा और क्या बोला कंपकारों की भागीदारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र नहीं माना जाता है। ठीक है, और चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों इन्हीं गुणों से संबंधित थी। ठीक है, जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ये इन्हीं गुणों से संबंधित है, जो अभी गण और संघ पर है हम लोग। ठीक है, और वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक और क्या बोला जाए आर्थिक स्रोतों पर राजा और क्या बोला गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मगध महाजनपद। ठीक है, मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीधी सी बात। ठीक है, तो मगध के बारे में कैसे पढ़ेंगे, देखिए मगध आधुनिक बिहार मतलब बिहार राज्यों में स्थित है। मगध आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। मगध छठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे शक्तिशाली महाजनपद बने थे। मतलब कि छठी और क्या बोला 4वीं शताब्दी में जो थे, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। ऑब्जेक्टिव आएंगे, आंसर दे सकते हैं।
और मैंने बता भी दिया है, ठीक है, पहले ये आंसर। आगे बढ़ा जाए, प्रारंभिक में राजगिरी मगध की राजधानी थी और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, मतलब राजगिरी एक किलेबंद था शहर, मतलब शहर जो था किलेबंद था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को राजधानी बताया, ठीक है। पहले तो राजधानी अलग था, अब उसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बता दिया। वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। अभी वर्तमान में पटना कहते हैं, पहले पाटलिपुत्र कहते थे। अनेक राजधानियों की किलेबंद और क्या बोला, कल्कि, ठीक, कल्कि ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारों बनाकर जाती थी, ठीक है। और देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि देखिए, इसको तो आपको याद कर लेना या फिर नोट भी कर सकते हैं। कौशाम्बी से किले की दीवार से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और नोट में क्या, डॉक्टर महेंद्र राय चौधरी ने मगध के बारे में कुछ इस प्रकार बताए हैं, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे में देखिए किसी ने बताया, महेंद्र सिंह ने, ठीक है। और क्या लिखा था, एक सेकंड देख ही लेते हैं ऊपर में। हाँ, डॉक्टर हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र राय है, सॉरी हेमचंद्र राय है। तो वो बोले हैं, क्या बोले हैं, मगध, ठीक है, मगध का प्रारंभिक इतिहास हर्यक कुल में राजा बिंबिसार से प्रारंभिक होता था और मगध को इन्होंने और क्या दिग्गी, ठीक है, दिग्गी वजह से और उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष के जैसे मार्ग पर, ठीक है, अग्रसर किया गया। वह तभी समाप्त हो जब कलिंग के युद्ध, ठीक है, उपरांत अशोक ने अपनी तलवार को, ठीक है, मयान में शांति दी। मतलब अब ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप 6-7 क्लास में पढ़ेंगे जो उसमें राजा अशोक के बारे में अशोक चैप्टर का नाम है, तो उसमें जो लड़ाई करने गया था उसके बाद वो मयान समझ सकते हैं, जिसमें तलवार रखते हैं, ठीक है। और उसमें मतलब शांति हो गया, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि मगध महाजनपद इतना, ठीक है, समुद्र, और क्या बोला जा रहा है कि समृद्ध, क्या बोला जा रहा है कि मगध महाजनपद इतना समृद्ध क्यों था और शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण क्या थे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, मगध के बारे में, ठीक है। वो शक्तिशाली कैसे थे, कैसे बने थे, उसके कारण क्या था, और वो समृद्ध क्यों थे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था कि इस जनपद के गिर्द पहाड़ियों थी जो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी। मतलब जो पहाड़ियों जो था, पहाड़ किसका, जनपद का, मतलब कि मगध का जो रक्षा करते थे, ठीक है, पहाड़। यहाँ उपजाऊ भूमि थी, मतलब कि यहाँ उपजाऊ भूमि थी और गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई के साधन उपलब्ध, जिसके कारण यहाँ फसल अच्छी होती थी। यहाँ जैसे है ना, आपको इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर लोग में पूछ देगा तो लोग में क्या कैसे पूछेगा, मगध महाजनपद इतना समृद्ध क्यों था और शक्तिशाली बनने का कारण, यही सब बातें आपको लिखना है। और आएंगे कि क्वेश्चन आएंगे, ये सब आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छी थी। यहाँ की जनसंख्या और जनपद अधिक थी, यहाँ की जनसंख्या और जनपद अधिक थी। और जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, जंगल में हाथी पाए जाते थे जो कि सेना के बहुत काम आते थे। जो सेना जो लड़ाई करने जाते थे, तो किस में लड़ाई करने जाते थे, घोड़े में, हाथी में जाते थे, तो बहुत काम आते थे। किसको, देखिए। और आगे क्या बोला जा रहा है कि योग्य तथा, ठीक है, महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध के राजा बहुत योग्य शक्तिशाली थे, ठीक है। आगे बोला कि गंगा और सोन नदी के पानी की सिंचाई के, जिसमें व्यापार में वृद्धि होती थी। और लोहे की खदानों थी, जिसमें मतलब सेना में हथियार बनाए जाते थे। मतलब खदान समझ, फैक्ट्री समझ सकते हैं आप। और आगे बोला जा रहा है कि एक सेकेंड, आगे क्या बोला जा रहा है कि लोहे की खदानों से जिसमें सोना हथियार बनते थे। आगे बोला जाएगा, लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध, ठीक है, लेखों के मगध की प्रसिद्धि का कारण विभिन्न शासक को तथा उनकी नीतियों को बताया है, जैसे बिंबिसार, अजात शत्रु और महाजनपद, क्या बोला, महाजनपद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया।
चलिए, और देखिए अब पढ़ने वाले हैं हम लोग किसके बारे में। वो तो था मगध, यानी कि उसका कैसे थे वो उतना महाशक्तिशाली, कितना कैसे बने पावरफुल। अब पढ़ने वाले हैं एक आरंभिक राज्य की और मौर्य साम्राज्य। अब पढ़ने वाले एक आरंभिक मतलब शुरुआती राज्य, ठीक है। देखिए अगर इसका आंसर की बात करें तो देखिए मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कहानी, देखिए मेन कहानी। अब किसका उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य का हुआ उदय। किसके साथ साथ, तो हो गया तो मगध के साथ साथ मतलब इसका भी मौर्य वंश का साम्राज्य का उदय हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे क्या लिखा है इसके बारे में। देखिए और आगे अगर मैं बताऊं तो इसमें लिखा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कब की थी, यहाँ तो देखिए टाइम देखिए 321 ईसा पूर्व में की थी, जो पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैले हुए था। जैसा कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, पश्चिम और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि इंग्लिश में दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मतलब 340 ईसा पूर्व में पटना में बिहार जिले में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मतलब 340 ईसा पूर्व कहाँ पे, पटना में, जो कि बिहार में है, ठीक है, तो हुआ था। और भारत के प्रथम हिंदू सम्राट ने उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ठीक है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य और चाणक्य थे। चाणक्य मतलब जो तीर का जो मतलब कि बहुत बड़ा वो ये था योग मतलब कि तरीका था उसका, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ज़्यादा उसके बारे में नहीं बात कर सकते। और बोला कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत, मौर्य वंश मतलब कि मौर्य जो वंश जो था तो उसका जानकारी का स्रोत, यानी कि उसका जानकारी कैसे कैसे हुआ, देखिए तो पढ़ते हैं इसमें। आगे इसमें बोला जाए कि मूर्तिकला, ठीक है, मूर्तिकला जो कला था बहुत ज़्यादा कला जानते थे। समकालीन रचनाओं मेगास्थनीज, अब देखिए मेगास्थनीज की भी बात आ गया ना, मेगास्थनीज द्वारा और लिखत इंडिका, मतलब कि मेगास्थनीज कौन सा बुक लिखा है, इंडिका लिखा है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो पुस्तक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, बाबू यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक से जानकारी मिलती है। क्योंकि बाबू हाँ हम लोग तो पढ़ चुके हैं तो इसी से ज़्यादा आते हैं, और देख भी सकते हैं आप क्वेश्चन बैंक उठा के, कोई दिक्कत है नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लगता है विश्वास नहीं हो रहा। आगे बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखित इसके कुछ भागों में रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। इस पुस्तक से मौर्य शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। जो लिखे हैं, कौन सा बुक लिखे हैं, कौटिल्य चाणक्य ने इस पुस्तक के मौर्य शासक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, मतलब कि इस मतलब पुस्तक से जानकारी प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि जैन और बौद्ध धर्म और पौराणिक, ठीक है, पौराणिक ग्रंथों से। और इसमें बोला जा रहा है कि जैन ग्रंथ मतलब जैन, ठीक है, जैन ग्रंथ एक जात है जैन, ठीक है, जैन धर्म मतलब जैन धर्म ग्रंथ के, बौद्ध ग्रंथ के, पौराणिक ग्रंथों तथा और भी कई प्रकार के ग्रंथों मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, और भी कई प्रकार से, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है कि अशोक के स्तंभों, ठीक है, स्तंभों से अशोक द्वारा लिखवाई गई स्तंभों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। और देखिए आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि अशोक पहला सम्राट था। अशोक क्या था, सबसे पहला सम्राट था। यहाँ देखिए अशोक सबसे पहला सम्राट था जिसने, ठीक है, अधिकारों और प्रजा के लिए संदेश मतलब प्राकृतिक पत्थरों और क्या पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए, मतलब कि ये जो थे वस्तु में पॉलिश करते थे, ठीक है, जिससे कि वस्तु ज़्यादा दिन टिकाऊ होते थे। तो मतलब ये बहुत शक्तिशाली थे अशोक। तो ये मतलब कि पहला एक क्या था, तो ये पहला सम्राट था, ठीक है।
अब पढ़ते हैं किसके बारे में, अब पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासन, वहाँ का जो प्रशासन था कैसा था, यानी कि वहाँ का कानून या व्यवस्था जो था मौर्य साम्राज्य में कैसा था, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कितने? 5 प्रमुख केंद्र राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र। ठीक है, तो प्रांतीय केंद्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए तक्षशिला, कौन कौन राजधानी हो गया, एक तक्षशिला और उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी, और क्या हो रहा, तोसली, और क्या हो रहा, पूर्ण। ठीक है, एक सेकेंड, तो क्या जगह, तोसली और एक सुवर्ण। ठीक है, सुवर्णगिरी। ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं, तो याद रखेंगे। आगे बोला जाता है कि ठीक है, इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। ये सब का जो उल्लेख है इसके बारे में किसका, अशोक के अभिलेख, जो अशोक जो अभिलेख लिखे हैं उसमें आपको मतलब कि अभिलेखों में किया जाता है, मतलब उसमें आपको दिख जाएगा पढ़ेंगे तो। और पश्चिम में पाकिस्तान, पाक का माने क्या होता है, पाकिस्तान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक ठीक है, हर स्थान पर जैसे मतलब कि जैसे संदेश उत्कीर्णीय किए गए थे। और ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य में, ठीक है, इस साम्राज्य में हर एक जगह, मतलब हर एक जगह समान प्रशासन व्यवस्था नहीं रही तो होगी। मतलब यहाँ का सीधी सी बात, मतलब हर एक स्थान में एक ही व्यवस्था नहीं था, अलग अलग मतलब कि अलग अलग मतलब जगहों में अलग अलग प्रशासन थे। क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ उड़ीसा, और क्या बोला जाए, तटवर्ती क्षेत्र है, मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीका, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आगे बोला जा रहा है कि तक्षशिला और उज्जैनीय गिनी। ठीक है, उज्जैनीय और दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग, मतलब व्यापार मार्ग माने समझ सकते हैं, रास्ता। ठीक है, जिससे कि लोग किसान अनाज को लेके जो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह बेचने के लिए। ठीक है, उज्जैनी दोनों लंबी मतलब कि महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग, मतलब क्या था, रास्ता। और आगे बोला जा रहा है कि सुवर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी सोने का पहाड़, स्वर्ण मतलब सॉरी मैं क्या बोल दिया था उस समय। ठीक है, स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी का माने क्या था कि सोने का पहाड़, ये भी याद रखेंगे, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे। स्वर्णगिरी का मतलब क्या होता है, सोने का पहाड़। कर्नाटक में सोने का खान थी, है नहीं, कर्नाटक में सोने का खान थी पहले। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले इसमें तो आप यह समझिए कि साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदियों दोनों मार्गों से, ठीक है, आवागमन आर पार आवागमन बना रहना आवश्यक था। राजधानी, ठीक है, राजधानी प्राप्तों तक जाने कई सप्ताह या महीने के समय लगते थे। यानी कि जो मार्ग जो थे, तो उस समय मतलब कि पानी के जो माध्यम से जो जाते थे, तो उस समय, और भूमि के माध्यम से भी जाते थे, तो महीनों सप्ताह लग जाते थे। तो क्या लग जाता था, मतलब लगता होगा। ठीक है, लगता होगा बोला जा रहा है। तो देखिए आगे बोला जा रहा है कि अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, अब पढ़ने वाले हैं सेना व्यवस्था, यानी कि वहाँ का जो सेना का जो व्यवस्था था, मतलब उसका सेना का व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार, उसके अनुसार मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियाँ थी। मतलब एक समिति और एक, मतलब एक हेड समझ सकते हैं, और 6 उप समिति, यानी कि उसका निचला पोजीशन वाला। देखिए 1 नंबर में क्या है, क्या बोला, नौसेना, मतलब नौसेना का संचालन करना, नौसेना का संचालन करना। 2 नंबर में क्या, दूसरा काम यातायात व खान पान का संचालन करना, मतलब दूसरे उप समिति का। तीसरे का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना। अब देखते हैं चौथे का। ठीक है, चौथे का देखते हैं। अब चौथे का काम था क्या, ठीक है, चौथे का काम था अश्वारोही का संचालन करना। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है 5वां में बोला कि पांचवी का काम रथारोही का संचालन करना।
और छठा का काम था, छठवीं का काम हथियार का संचालन करना, हथियार का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम किसके बारे में, अन्य उप समिति के बारे में। जो अन्य जो और भी उप समिति थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें बोला जाए कि दूसरे उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, जैसे ठीक है उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना है, अन्य जो उप समिति जो थे। दूसरा सैनिकों के लिए भोजन का व्यवस्था करना, सैनिक के लिए भोजन का व्यवस्था करना। और आगे बोला जा रहा है कि जानवरों के लिए चारे का व्यवस्था करना, दूसरे तीसरे 1 2 3 चौथे इसमें अन्य उप समितियों को। और आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि तथा सैनिकों के ही देखभाल करने के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्त करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, आपको समझ में आ गए होंगे। देखते हैं अब आगे, अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है, मेगास्थनीज यूनानी का राजदूत और एक महान इतिहासकार था। कौन, मेगास्थनीज एक महान इतिहासकार था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। मेगास्थनीज एक पुस्तक का लिखा था इंडिका। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब मेगास्थनीज लिखा हुआ किताब का नाम है इंडिका था। इस पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। देखिए आगे बोला जा रहा है कि मेगास्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति थी। ठीक है, ये तो हम लोग लगते हैं पढ़ चुके हैं। अच्छा हाँ, आगे बोला, हाँ ये तो हम लोग हाँ पढ़ चुके हैं। और आगे बोला जा रहा है कि सम्राट अशोक, क्या बोला जा रहा है, सम्राट अशोक। कि अशोक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक रोचक व्यक्तियों में से एक था। अशोक की पहचान 1830 ईस्वी के दशक में हुई थी, जब ईस्ट इंडिया की कंपनी एक अधिकार जेम्स प्रिंसेप ने 12वीं और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था, कोई लिपि का जो नाम था। अशोक के अभिलेख प्राकृति में, जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अरमाइक और यूनानी भाषा में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना, समझ में आ गया ना। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों किया गया था। इन लिपियों का प्रयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों का सिक्के किया गया था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। प्रिंसेप को पता चलता है कि नाम है किसी का। अब अधिकांश अभिलेखों और सिक्के पर ठीक है प्रियदर्शी यानी मनोहर ठीक है मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। कि पहले का जो सिक्का होता था उसमें राजा का मोहर था, नाम था, फोटो भी लगा होते थे। चलिए यही बता रहा है। और देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध का परित्याग कर दिया, यानी त्याग कर दिया था। धर्म की विजय, क्या अशोक जब आएगा तो धर्म हो जाएगा। ठीक है, धर्म की विजय नीति को अभिलेखों पर खुदवाया, ताकि इसके वंशज ठीक है वंशज के क्या है कि उसका जो वंश जो थे भी युद्ध ना करे, यानी कि उसका वंश जो थे वो भी युद्ध ना करे। ठीक है, देखिए और आगे बोला जा रहा है, एक सेकेंड, और आगे क्या बोला जा रहा है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ क्या है। देखिए 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार जेम्स प्रिंसेप ने 12वीं और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। 12वीं और खरोष्टी लिपि का प्रयोग शुरू के अभिलेखों और सिक्कों पर किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जेम्स प्रिंसेप को यह बात पता चलता है कि चल गई कि ज़्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी का राजा का नाम लिखा होता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ अलग हम
अलग पढ़ते हैं, मतलब ये अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है पीदर्शी, ठीक है। पीदर्शी मतलब पीदर्शी का माने क्या होता है? पीदर्शी का मतलब होता है कि मनोहर, ठीक है, मुखाकृति वाला, अर्थात जिसका मतलब कि मुंह सुंदर हो ऐसा राजा। जिसका मुंह जिसका सुंदर होगा उसको कह सकते हैं आप प्रियदर्शी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि, और आगे बोला खरोष्टी लिपि और कैसे बढ़ा गया है, मतलब पढ़ा गया है। पश्चिमोत्तर से पाई गई अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासक करते थे और इनके द्वारा बनवाई गई सिक्कों की खरोष्टी के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि ठीक है, उनके द्वारा मतलब बनवाई गई सिक्कों का राजाओं का, यूनानी का, खरोष्टी का गए थे, मतलब कि खरोष्टी में लिखे गए थे। चलिए आगे बोला जा रहा है कि यूनानी भाषा पढ़ने वाला यूरोपियन विद्वानों में अक्षर, ठीक है, अक्षर का मेल क्या, मतलब अक्षर का जो थे मेल क्या। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि को कैसे बढ़ा गया है, इसको कैसे पढ़ा गया है। ब्राह्मी मतलब कि काफ़ी प्राचीन लिपि था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुराना लिपि था। कौन? जो ब्राह्मी, ठीक है। और आज हम लगभग भारत में जितनी भी मतलब कि भाषाएं पढ़ते हैं उनकी उर ब्राह्मी लिपि से ही है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि 18वीं सदी में यूरोपियन विद्वानों ने भारत के और क्या पंडितों की मदद से बंगाली और क्या देवनागरी लिपि को बहुत सारी पांडुलियाँ मतलब पढ़ी और अक्षरों की प्राचीन अक्षर से मेल करने का प्रयास किया। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि कई दशकों के बाद जेम्स प्रिंस में अशोक के समय ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला गया था। कब? 1838 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ याद रखेंगे आप बस। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि सिक्के, आप सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। सिक्के किस प्रकार के होते थे, वहाँ के जो सिक्के जो थे किस प्रकार के होते थे, तो यही बोला जा रहा है। व्यापार करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया जाता था। व्यापार करने के लिए ओबियसली सिक्के का प्रयोग करेंगे कि क्योंकि इसका कीमत रुपया में होता था, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब सबसे पहले प्रयोग किए गए थे। कब? मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब उससे भी पहले। अब ऐसे समझ सकते हैं आप। आगे बोला जा रहा है कि जिस समय खुदाई की जा रही थी तब यह सिक्का प्राप्त हुआ। जिस समय खुदाई कर रहा था, मतलब कि जमीन में खोद रहे थे, उसी समय सिक्का प्राप्त हुआ था। और इस सिक्कों को राजा ने जारी किया था। इस सिक्कों को राजा ने जारी किया था, मतलब कि बनाया था। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमीर व्यापारियों ने सिक्कों को जारी किया था, मतलब कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर राजा होंगे, ठीक है। शासक के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे, पहले हिंदू यूनानियों ने जारी किए थे। चलिए आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए थे और इन सिक्कों का वजह आकार उस समय के दौरान उस समय के रोमन सिक्के जैसे ही शुरू हुआ जैसे ही हुआ था करता था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में और क्या योद्धे, ठीक है, वो योद्धों शासकों ने तांबे सिक्के की जारी की थी। थे जो कि हजारों की संख्या वहाँ मिले हैं। और सिक्कों की, ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि सोने के सबसे बेहतरीन सिक्का गुप्त शासक ने जारी किए थे। सबसे बेहतरीन कौन? गुप्त शासक ने जारी किया था। चलिए अब पढ़ते हैं किसके बारे में? कलिंग का युद्ध, ठीक है। जो कलिंग का जो युद्ध था उसके बारे में अब लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए अशोक के ठीक है, राजा
के 8 वर्ष पश्चात और क्या पश्चात अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था। कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। और क्या बोला जाए, ठीक है, प्लेनी के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के बाद की यह घटना है। बल्कि प्लिनी के अनुसार कलिंग की सेना मतलब कितना 60,000 पैदल और कितना समझ सकते हैं आप 1,000 मतलब कि घोड़सवार थे। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कि 60,000 आदमी पैदल थे और 1,000 आदमी घोड़ों में बैठे हुए थे, हाथी थे, मतलब हाथी में बैठे थे, घोड़े में बैठे थे। अशोक की सेना अधिक शक्तिशाली थी। अशोक की जो सेना जो थी काफ़ी शक्तिशाली थी। कलिंग के शासक ने वीरता से अशोक का समझना किया, किंतु लंबे युद्ध के बाद वह पराजित हो गया। यानी कि लंबी जो युद्ध हो रहा था तो उसके बाद क्या हुआ, पराजित हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 1,50,000 सैनिक युद्ध में बंदी बनाए गए, यानी कि उसको पकड़ लिए गए, बंदी बनाए गए। लाखों लोगों की क्या बोला जा रहा है, लाखों लोगों की भय से मृत्यु होगी, यानी कि डर से मृत्यु होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि डॉक्टर हेमचंद्र रॉय चौधरी के अनुसार मगध सम्राट बनने के बाद अशोक का यह प्रथम व अंतिम युद्ध था। मतलब उसके बाद प्रथम और इसका अंतिम युद्ध था। किसका? अशोक का था। इस युद्ध में अशोक के जीवन के ठीक है अद्भुत पूर्व परिवर्तनीय किया गया। इसके साथ ही उसने प्रतिज्ञा की कि वह कभी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा और शास्त्र के अनुसार प्रशासन चलाएगा। ठीक है, मतलब चलाएगा। ठीक है, चलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अशोक का राजत्व सिद्धांत। उसका जो सिद्धांत क्या था, कलिंग के युद्ध के पश्चात यानी उसके बाद अशोक ने शांति व मैत्री की नीति अपनाई। इसके बाद अशोक ने आदेश जारी किया कि जो मतलब कि आप सकते हैं धोली और जोगर नहीं समझ सकते हैं आप लोग, जोगर नामक स्थान पर सुरक्षित है। इन आदेशों में लिखा गया है कि सम्राट अशोक का आदेश है कि प्रजा के साथ ठीक है पुत्रवत व्यवहार हो, मतलब कि जनता को प्यार किया गया। ठीक है, आक्रमण लोगों को ठीक है कारावास समझ सकते हैं। कारावास जो पहले दंड देते थे, का दंड या क्या बोला यातना न दी जारी, जितना के साथ न्याय किया गया, मतलब उसका विचार किया गया जाना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या बोला, धर्म से अभिप्राय, यानी धर्म से अभिप्राय, यानी धर्म किसके लिखा हो गया है, तो अशोक। देखिए, धर्म एवं न्यायमाली अशोक ने अपने अभिलेखों से ठीक है माध्यम से धर्म का प्रचार किया था। और आगे बोला जा रहा है कि इसमें बड़े ठीक है बड़ों के प्रतीक आदर सम्मानिया ठीक है समस्याओं और ठीक ब्राह्मणों के प्रकृति ठीक है प्राप्ति समझ सकते, प्राप्ति समझ उदाहरण क्या सेवकों और दासों के उदार व्यवहार। ठीक है, और आगे क्या बोला जा रहा है देखते हैं। दूसरे घरों में और क्या बोला, परंपराओं का आदर है, मतलब दूसरे घरों में। और चलिए अब आगे देखते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, धम्म की शुरुआत, अशोक की धम्म के बारे में पढ़ते हैं। धम्म के सिद्धांत साधारण तथा सार्वभौतिक थे। धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में अच्छा रहेगा, ऐसा बोला गया धम्म में। अशोक का
व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, यानी उसका अशोक का बौद्ध धर्म था। इसने अपने धर्म को किसी धर्म पर थोपना, ठीक है, थोपने का प्रयास नहीं किया इन्होंने, ठीक है। इसने कहीं भी, ठीक है, बौद्ध धर्म से क्या बोले तात्विक सिद्धांतों चार अर्थ सत्य था, ठीक है, क्या बोला अष्टांगिक मार्ग का प्रचार नहीं किया। आगे बोला जा रहा है उसने ऐसे नैतिक सिद्धांतों का प्रचार किया जो सभी धर्मों को मान्य हो सके। मतलब इसके धर्म की सिद्धांत व्यवहारिक एवं निषेधात्मक दो पहलू थे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या किया था, जो धर्म का जो मतलब शुरू था वो क्या क्या किया था धर्म के लिए। देखिए अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एक विशेष अधिकार वर्ग नियुक्त किया, जिसमें धर्म का ठीक है महात्मा यानी उसका वैल्यू कहा जाता था। इसके मतलब 13वीं शिलालेख लिखा है कि मैंने भी सभी धार्मिक मतों के लिए धर्म की, ठीक है, महात्मा नियुक्त किए गए कि सभी वर्गों में सभी धर्मों का धार्मिक संप्रदायों की मतलब देखभाल करेंगे। वह अधिकारों अलग अलग जगहों पर रहते थे। इनको प्रचार किया गया कि वेतन दिया जाता था। उनका काम स्वामी, दास, धनी, गरीब, युवाओं की सांसारिक और क्या आकर्षित, ठीक है, आकर्षित आप समझ सकते हैं। चलिए और आवश्यकताओं को पूरा करना। तो और आगे क्या बोला जा रहा है कि आगे तो अब हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, यानी अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, जो इसका मुख्य विशेषताएं थी धर्म की, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए अशोक का धर्म एक नैतिक नियम या सामान्य विचार सहित थी। इसकी मुख्य विशेषताएं थी जैसे कि नैतिक जीवन व्यक्तिय व्यजित। इस धर्म के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य को सम्मानीय एवं सदाचार तरीके से जीवन व्यजित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि ठीक है मानव स्वभाव, ठीक है, वासनाओं पर नियंत्रण रखना। इस धर्म के अनुसार बाहरी, ठीक है, अंडवर और अपने वासनाओं पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है इस धर्म की शुरुआत में। और दूसरे धर्म का सम्मान के अशोक धर्म के अनुसार दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना चाहिए, मतलब कि अच्छा बोलना चाहिए, सीधी सी बात। और आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि जीव जंतु आप बोल सकते हैं, जीव जंतु को क्षति ना पहुंचना चाहिए। और बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। अशोक के धर्म के अनुसार पशु पक्षियों, जीव जंतु की हत्या, उन्हें क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। आगे बोला जा रहा है कि सबसे प्रति दयालु बनाना, अपने नौकर और अपने छोटे के लोगों प्रति दयालु बनना और सभी का आदर करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि सभी का आदर करना, माता पिता का गुजर जाने पर मित्रों के और भिक्षुओं के सम्मानीय सन्यासियों अपने से छोटे और अपने से बड़े सभी को आदर करना, यानी कि छोटे बड़े को सभी को आदर करना। और आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं संस्कृति स्थितियाँ, वहाँ की जो स्थिति था, कैसे स्थिति था, ठीक है। देखिए सामाजिक जीवन कैसा था। अशोक के लेखों की कौटिल्य के आर्थिक अर्थशास्त्र के मेघास्त्र नीच की यात्रा विवरण से मौर्य काल के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि सामाजिक वर्ग एवं जाति प्रथा कौटिल्य अर्थशास्त्र आश्रम व्यवस्था की जानकारी
और बी नंबर में क्या है, क्षैतिज एवं और क्या बोला, वैश्य प्रतिनिष्ठ प्रतिनिष्ठ। और आगे बोला जा रहा है कि लोग ब्राह्मणों के प्रति मतलब श्रेष्ठता और का भाव रखते थे। चलिए आगे बोला जा रहा है कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मतलब 7 जातियों का उल्लेख है। इंडिका में कितनी जाति का उल्लेख है, 7 जाति का उल्लेख है। दार्शनिक, किसान, ठीक है, अहीर और कारीगर, सैनिक, निरीक्षण और क्या सभा मतलब सभासद। और चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि स्त्रियों की दशा यानी कि वहाँ का स्त्री का दशा के बारे में जानना है। स्त्रियों के नियंत्रण एवं वह समानता प्रति थी। आगे बोला जा रहा है स्त्रियों का पुनर्विवाह मतलब कि दोबारा विवाह व तलाश की अनुमति थी, यानी दोबारा शादी कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है कि सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रतिबंध थी। आगे बोला जा रहा है कि स्त्रियों धार्मिक कार्यों को अपने पति के साथ मतलब अपने पति के साथ पूरा करती थी। आगे बोला जा रहा है कि प्रशासन में स्त्रियों का और मतलब गुप्तचर का काम करती थी। और आगे क्या बोला आगे बोला जा रहा है कि प्रशासन की स्त्रियां के गुप्तचर की काम करती थी। आगे बोला जा रहा है कि सैनिक के रूप में भी मतलब कि परिस्थिति थी। और चलिए आगे बोला जा रहा है कि समाज का संपन्न वर्ग बहुपत्नी प्रथा को स्वीकार। आगे बोला जा रहा है कि कुछ स्थितियां वे वेश्य या कृति को, ठीक है, मतलब वे इस वास्तव के रूप में करती थी। इसके मतलब इनको गणिका, ठीक है, इनको गणिका या क्या बोला शुभ मतलब रूपजिता कहा जाता था। आगे बोला जा रहा है कि और क्या बोला चाणक्य के अनुसार वंश की रक्षा के लिए स्त्री की किसी अन्य व्यक्ति पुत्र के उत्पन्न कर सकती है। यूनानी लेखों के अनुसार राजघरों की स्त्रियां आवश्यकता होने पर, ठीक है, मतलब कि शासन सूत्र को अपने हाथों में ले सकती थी। चलिए और आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि रहन सहन एवं वेशभूषा, ठीक है, मतलब वो समझ सकते हैं रहन सहन वेशभूषा के बारे में। आगे बोला जा रहा है मकान भवन, ठीक है, विलासिता पूर्ण होते थे। आगे बोला जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य में पराय संबंधित काल का मतलब काल रहा है। आगे बोला जा रहा है कि सूती वस्त्र पहनते थे। आगे बोला जा रहा है कि, ठीक है, पहनावा भड़कीले व मतलब कि लबादेदार थे, लबादेदार थे। आगे बोला जा रहा है कि तरक भरक हीरे जवाहरात का मतलब कि शौक लोगों का था, मतलब जवाहरात का भी शौक था। और आगे बोला जा रहा है कि भोजन, क्या बोला जा रहा है, भोजन वहाँ के लोग भोजन कैसे करते, दूध, दही, घी, जौ और चावल। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे आपको, ठीक है, वहाँ का लोगों के बारे में। आगे बोला था कि कुछ लोगों को मांस व शराब का सेवन भी करते थे। भोजन स्वादिष्ट बनाया जाता था। आगे बोला जा रहा है कि और बौद्ध धर्म के मतलब प्रभाव में आने पश्चात मांस का सेवन कम हो गया था। मेघासनी जी लिखते हैं कि जब भारतीय लोग भोजन करते थे बैठते थे तो प्रत्येक सदस्य के सामने और तिपाई करके मैच रखा दी जाती थी, जिसके ऊपर सोने के प्याले होते, मतलब प्याले में सबसे पहले उबले चावल और उसके बाद मतलब कि पकवान परोसे जाते थे। आगे बोला जा रहा है कि मनोरंजन, वहाँ का लोग मनोरंजन कैसे करते थे। मनोरंजन की अगर बात करें तो और क्या बोला जाए, तृणीय संगीत, गायन, नट मतलब कि नाटक बोल सकते हैं, नट और घुड़दौड़ और पशुओं का युद्ध और क्या बोला निकायान और क्या जुआ और ये सब वगैरह वगैरह आप सकते हैं, समाज में प्रचलित था। आगे क्या बोला जा रहा है कि आर्थिक जीवन, क्या बोला आगे बोला आर्थिक जीवन, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन व क्या बोला वाणिज्य पर आधारित थी और जिसके सम्मिलित स्पर्मवर्ता कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण आगे निर्बल एवं
योग्य, ठीक, उत्तराधिकारी। और दूसरा में बोला कि केंद्रीय शासन की मतलब निर्बलता। आगे बोला जा रहा है कि समाज का प्रशासन। आगे बोला जा रहा है कि प्रांतीय शासकों का अत्याचार। आगे बोला जा रहा है कि अत्याचारी शासक। ये सब याद रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं आप। आगे बोला कि क्या मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण है, मौर्य साम्राज्य क्या महत्वपूर्ण है? जी हाँ, 9वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों में जब भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का मुख्य काल माना गया है। इस समय भारत गुलाम था। इस समय क्या था? भारत गुलाम था। आगे बोला कि अद्भुत कला का साक्ष्य है, मतलब मूर्तियां का सामाजिक, मतलब कि सामाजिक की पहचान, अभिलेखों के दूसरे से अलग। अशोक एवं महान शासक था। मौर्य साम्राज्य का 150 वर्ष तक चला था। और आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वाले हैं दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में मतलब चोल रेल का पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राजा क्या बोला, समृद्ध था, स्थायी थे। और प्राचीन तमिल में संगम ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। आगे बोला जा रहा है कि सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व की जुड़ते थे। आगे बोला जा रहा है कि इनमें सातवाहन का राजा भी थे, सातवाहन राजा भी थे। अब आगे पढ़ने वाले हम लोग किसके बारे में? तो सरदार और सरदारनी, ठीक है। तो सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था जिसका पद, देखिए, वंशानुगत भी हो सकता है एवं नहीं भी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी। इसके समर्थक इसके मतलब खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में निवेश, अनुष्ठान और का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना एवं मतलब क्या विदाओं, मतलब विवाद नहीं समझ सकते हैं, झड़ाई लग रहा, मतलब विवादों को सुलझाना, ठीक है, मध्यस्थता की भूमिका निभाई। सम्मिलित है कि वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा लगान वसूली करते थे एवं अपने समर्थकों के उस भेंट का वितरण करता था। सरदारी में पराय कोई अस्थायी सेना, याद रखेंगे, मतलब कि अथवा अधिकार नहीं होते थे। आगे पढ़ने वाले हम लोग किसके बारे में? अब सरदार के कार्य, अनुष्ठा का संचार और युद्ध का नेतृत्व करना, लड़ाई झगड़ा विवाद को सुलझाना। आगे बोला जा रहा है सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता। आगे बोला जा रहा है कि अपने समर्थकों में से उस भेंट को बांट देता है। आगे बोला जा रहा है सरदार को कोई अस्थायी सेना या अधिकारों नहीं होते थे। आगे बोला जा रहा है कि इनमें राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है। आगे बोला जा रहा है कि इन ग्रंथों में से सरदारों के बारे में विवरण है। आगे बोला जा रहा है कि कई सरदार तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार भी राजस्व इकट्ठा करते थे। आगे बोला जा रहा है कि इनमें सातवाहन तथा शक राजा प्रमुख हैं। आगे बोला था सरदार अपने अधीन लोगों के से भेंट लेता था, अपने समर्थकों से उस भेंट बांट देता था। सरदार नहीं, क्या बोला, सरदार क्या, सरदारी में कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। उसको अच्छा से पढ़ेंगे, वो सरदार है, सरदारनी नहीं है, सरदार है, और क्या है, सरदारी है, मतलब उसका सरदार का सरदारी, हम उस समय गलत बोलते, सॉरी। आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि वैदिक राजा देवी देवताओं पूजा करते थे, उच्च स्थिति हासिल करते थे। और कुषाण शासक ने ऐसा किया। यूपी में मथुरा के पास माट के एक व्यवसान पर कुषाण शासकों ने विशाल कार्य मूर्ति स्थापित की थी। चलिए
आगे बढ़ा जाए, अफगानिस्तान में भी ऐसा किया गया कि इस मूर्तियों को माध्यम से राजा खुद को मतलब कि वेदलुति पेश करते थे। चलिए आगे बोला जा रहा है कि ठीक गुप्त काल, गुप्त काल में सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण गुण मतलब स्वर्ण युग कहा जाता था। इस काल में चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर ठीक है रामस्वकर त्रिपाठी कहते हैं कि 200 वर्ष तक गुप्त सम्राट ने संपूर्ण उत्तर भारत के पश्चिमी प्रदेशों और राजनीति की एकता प्रदान की। विदेशी सत्ता में से भारत को मुक्ति कराया गया। ठीक है, और आगे बोला जाए कि गुप्त काल में शासक और श्रीगुप्त और घटोत्कच और क्या चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। और आगे बोला जा रहा है कि और क्या है कुमार गुप्त और क्या कुमार गुप्त, और आगे बोला जा रहा है स्कंद गुप्त। और आगे चलिए यहाँ तक हो गया ना, ये इसका नाम में याद रखेंगे। वैसे तो इम्पोर्टेंट 2-3 ही है, इसमें है ज़्यादा है नहीं। साहित्य मतलब कि गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी की स्रोत, ये हेडलाइन हो गया, इसको याद रखेंगे। साहित्य अभिलेख मुद्राएं मुहरे ठीक है स्मारक और विदेशी और यात्रियों के वृत्तांत। साहित्य क्या है साहित्य। आगे देखते हैं बोले कि विष्णु पुराण और वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण, ठीक है पुराण, और क्या है कालिदास द्वारा रचित और रघुवंश के अभिज्ञान ठीक है अभिज्ञान नशाकुंतलम, और क्या है विशाखत के देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राक्ष और मतलब क्या सुदक द्वारा रचित, और क्या मचकटिकम नाम है कैसा ऐसा है, पढ़ने में भी दिक्कत। अभिलेख, अब अभिलेख के बारे में पढ़ने वाले हैं। शिलाओं मतलब कि शिलाओं और ताम्र परो, ठीक है ताम्र परो पर अंकित अभिलेख समुद्रगुप्त के मतलब प्रयाग एवं एरन, ठीक है एरन अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है महरोरी व अभिलेख, और कुमार गुप्त और मिलसद अभिलेख, और क्या है गरवा व मंदसौरा अभिलेख, और क्या स्कंद गुप्त के 30 भीतरी कहोम गिरना अभिलेख। आगे बोला जा रहा है कि स्मारक, ठीक है, और क्या है तिगवा जानते हैं, तिगवा नहीं जानते हैं, तिगवा जबलपुर और का विष्णु मंदिर, और क्या ठीक है भुमरा व विष्णु शिव मंदिर। और आगे बोला जाए कि नचन कुठार का शिव मंदिर, और क्या है देवघर का दशावतार मंदिर। और आगे बोला जाए कि भीतर गांव के कानपुर और का ईटा का मंदिर, ये सब याद रखेंगे। आगे बोला जा रहा है कि स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ। आगे बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है महलोरी लोहे का स्तंभ दिल्ली। आगे बोला जा रहा है कि गुप्त काल तथा प्रशासन, उसका काल का प्रशासन पूछ रहा है, ठीक है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन ने संस्कृत में लिखी है कि अभिलेख इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर लिखा गया है कि इनमें, ठीक है इसमें समुद्रगुप्त की एक योद्धा राजा कवि विद्वान के रूप में, ठीक है प्रशंसा की गई है। और आगे आप पढ़ने वाले हैं विभिन्न राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों। एक नंबर में कि आर्यवर्त उत्तर भारत के उत्तर भारत के 9 राज्यों में अपने साम्राज्य में मिला गया है। और 2 नंबर में बोला कि दक्षिण वर्तक के 12 शासकों को परास्त कर राज्य वापस लौटा दिया है। आगे बोला जा रहा है कि कुषाण शक का श्रीलंका शासकों के समुद्रगुप्त अधीनता स्वीकार की। आगे बोला जा रहा है कि पड़ोसी देश राज्य असम, और क्या बोला जा रहा है कि तटील बंगाल नेपाल उत्तर पश्चिम कई गण समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते हैं।
आगे बोला जा रहा है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा, ठीक है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है कि समुद्रगुप्त की माँ ठीक है, समुद्रगुप्त की माँ के नाम क्या है, ठीक है, कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी लिच्छवी ठीक कन्या थी, कुमार देवी लिच्छवी कन्या थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। आगे बोला जा रहा है कि समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराज, ठीक है, मतलब कि महाराजा धरीराज की उपाधि प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास व आर्यभट्ट के चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत के शासकों को पराजित किया। और आगे बोला जा रहा है कि मतलब इस काल के अनेक पद, ठीक है, वंशानुगत हो गए हैं। उदाहरण हरिसेन अपने, ठीक है, अपने पिता की तरह महादंड नायक, मतलब कि महादंड नायक अर्थात केवल अर्थात नया अधिकारी, मतलब नया अधिकारी थे। और आगे बोला जा रहा है कि कभी कभी एक व्यक्ति अपने पदों पर ऐसा, उदाहरण हरिसेन एक महादंडी होने के साथ को मतलब कुमरा मात्य तथा संघी विग्रह हक युद्ध व शांति मित्रों मतलब मंत्री थे। और आगे बोला जा रहा है कि अस्थायी प्रशासन या केंद्रीकरण की भी प्रवृत्ति मौजूद थी। आगे बोला जा रहा है कि नगरों के अस्थायी प्रशासन में मुख्य भागीदारी जैसे नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सातवां व्यापारी के काफिला, ठीक है, काफिलों का नेता था। प्रथम कुलक मुख्य शिल्पकार था, ठीक है, कवस्त्र लिपियों का प्रधान था। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है भूमि दान तथा नई के समांतर ग्रामीण मतलब आरंभिक शताब्दियों से भी भूमि दान के प्रमाण मिले हैं। इसमें से कई का उल्लेख आरंभिक मतलब कि अभिलेखों में मिलता है। इसमें से कुछ अभिलेखों का पत्थरों पर लिखे गए, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुद होते हैं, मतलब कि जी हैं क्या लिखा है रे, जी है, जे संभवतः उन लोगों का प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। आगे बोला था भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक समस्याओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। इसमें, ठीक है, इनमें से कुछ अभिलेख संस्कृति में थे और प्रारंभिक, ठीक है, प्रभावित गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 375 और 415 ईसा पूर्व की मतलब पुत्री थे। उसका विवाह दक्कन पठार के मतलब वाकाटक मतलब कि बोल सकते हैं नाम क्या है, वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। और आगे वाला संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को एक भूमि जैसी संपत्ति का स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेखों से पता चलता है कि परमावित भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी क्या था कि इसका कारण यह हो सकता है कि वह एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी, और इसलिए इसका यह उदाहरण ही रहा कि यह भी संभवतः कि धर्मशास्त्रों को घर स्थान से पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता था। चलिए आगे पढ़ने वाले इतिहासकारों ने भूमिदान के प्रभाव के महत्वपूर्ण वाद विवाद विषय पर हुआ। अब आगे पढ़ने वाले जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी। जनता के बीच, तो अगर जनता की बात करें तो इसमें साक्ष्य ज़्यादा नहीं प्राप्त हुए, इसमें ज़्यादा प्राप्त नहीं हुए,
मतलब कि जातक कथाओं से इतिहासकारों ने पता लगाया है कि लगाने का प्रयास किया है कि यह कहानियाँ और मौलिक थी। फिर बाद में उन्होंने पाली भाषा में लिखा गया और क्या गंध तुंगी जातक रहानी मतलब कहानी प्रजा के दुख के बारे में बताया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के तरीके मतलब उपज बढ़ाने के तरीके हो गए। जैसे आप देख सकते हैं उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया गया है, लोहे की फाल का प्रयोग किया गया है। यह भी उपज बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए फसल को बढ़ाने के लिए कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के नए साधन को बनाना शुरू किया है। फसल की उपज बढ़ाने के लिए कई जगह पर तालाब, कुआं और नहर जैसी सिंचाई मतलब साधन को बनाया गया था जो कि उपज बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आगे बोला जा रहा है कि सिक्के और राजा जैसा कि स्टार्टिंग में बताए थे। सिक्के के चलन व्यापार का आसान हुआ, ये तो आसान सी बात है। चांदी तांबे के आहत सिक्के का प्रयोग लाए गए और ये सिक्के खुदाई में मिले हैं और आहत सिक्के पर प्रतीक चिन्ह भी थे। सिक्का राजाओं के जारी किए गए हैं, ये भी सही बात है। आगे बोला जा रहा है कि शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों यूनानी शासक ने जारी किए गए थे। सोने सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। सबसे पहले कौन? कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। मूल्यांकन वस्तु के ठीक है विनिमय से सोने के सिक्के प्रयोग में किया गया था और दक्षिण भारत में बड़ी मतलब तादाद में से रोमन सिक्के भी मिल थे। ठीक है, चलिए और आगे की बात करें तो एक सेकंड आगे और बात करें तो आगे पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, अभिलेखों की मतलब कि सातवीं सीमा अभिलेखों की। ठीक है, ठीक है, हल्के ढंग से उत्कीर्णीय अक्षर, कुछ अभिलेखों में अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते थे जिन्हें उन्हें पढ़ना बहुत हुआ मुश्किल। चलिए, और कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त, कुछ अभिलेखों नष्ट हो गए थे और कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त हो चुके थे जिनकी वजह से उन्होंने पढ़ पाना बहुत मुश्किल हुआ था। चलिए और आगे देखते हैं। आगे में बोला जा रहा है कि वास्तविक अर्थ समझने के लिए कठिनाई हुई। कुछ अभिलेखों में शब्दों व वास्तविक अर्थ को समझना पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं होता, जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न होती थी। और आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य अभिलेख हुए नहीं होते थे। अभिलेखों में केवल राजाओं का और महाराजाओं और मुख्य बातों की लिखी हुई होती थी, जिसमें हमें दैनिक जीवन में आम लोगों के बारे में दैनिक कामों के बारे में पता नहीं चलता था। और आगे बोला जा रहा है कि अभिलेखों बनवाने वाले का विचार, अभिलेखों को देखकर यह पता चलता है कि जिसने अभिलेखों की बनवाया उसका विचार किस प्रकार के मतलब इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने फाइनली शुरू से लेके एंड तक पढ़ चुके हैं, जो कि आपको पूरा यहीं से क्वेश्चन आएंगे, दिक्कत करने की कोई बात नहीं। तो मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और एक बात जाते जाते बोल दूं, अगर आप चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी, इसका पार्ट तो नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसका शॉर्ट लॉन्ग जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बाय।